दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। कुल 6 आतंकी पकड़े गए, जिनमें पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों को विस्फोटक और फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से एक है ओसामा और दूसरा है जीशान कमर। कुल 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के अलावा अन्य हैं जान मोहम्मद अली शेख, मोहम्मद अबू बकर, मूलचंद उर्फ लाला और मोहम्मद आमिर जावेद। इनमें पहली गिरफ्तारी राजस्थान के कोटा से हुई, 2 को दिल्ली से और 3 को यूपी से पकड़ा गया। आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे, उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। पुलिस के मुताबिक ये आतंकी त्योहारों पर देश के कुछ शहरों को दहलाने की साजिश को अंजाम देने वाले थे। पाकिस्तान ने भारत के प्रमुख शहरों को दहलाने की साजिश में दाऊद के नेटवर्क का किया इस्तेमाल। 2 आतंकवादियों को बाकायदा पाकिस्तान में 15 दिन की मिली ट्रेनिंग। ओसामा और जीशान कमर, यही वो 2 आतंकी हैं जिनको पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन्हें पहले भारत से मस्कट ले जाया गया, फिर मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया, वहां फार्म हाउस में रखा गया और वहीं दी गई विस्फोटक बनाने और फायर आर्म्स की ट्रेनिंग। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे, उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकवादियों से पूछताछ में पता चला है कि इनके ग्रुप में 14-15 बंगला बोलने वाले लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। तालिबान को जब अब उसके सबसे मजबूत गढ़ कंधार में ही नाफरमानी की चुनौती मिलने लगे, तो ये उसके लिए चेतावनी की घंटी जरूर है। तालिबान के एक फरमान के खिलाफ कंधार के इलाके में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, और वो भी कंधार में, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन 3 दिन में घर खाली करने के तालिबानी फरमान ने यहाँ के लोगों का डर खत्म कर दिया। इन लोगों से ये भी कहा गया है कि वो अपने घर खाली करके अपने साथ घर का सामान भी न ले जाएं। इसी फरमान के खिलाफ कंधार के फिरका में हजारों लोग सड़क पर उतरे, जिनमें महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में नजर आ रही थी। दरअसल तालिबान कई इलाकों में लोगों से घर खाली करवा कर वहाँ अपने लड़ाकों को बसाना चाहते हैं। इस फैसले के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दर्ज हुआ है बलात्कार का मामला। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एलजेपी सांसद प्रिंस राज पर रेप का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने 3 महीने पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली की स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद। लोक जनशक्ति पार्टी प्रिंस राज पर रेप के आरोप को एक साजिश बता रही है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि ये एक हनी ट्रैप का मामला भी हो सकता है। इन दिनों देश में चल पड़ा है हनी ट्रैप का मामला। हनी ट्रैप, कुछ असामाजिक तत्व लोग हनी ट्रैप को बढ़ावा दे रहे हैं। हनी ट्रैप का मामला, वो बड़े बड़े लोगों को हनी ट्रैप करते, तो यह मामला पूरी तरह से एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग का है। जिस महिला ने सांसद प्रिंस राज पर रेप का आरोप लगाया है, वो लोक जनशक्ति पार्टी की ही पूर्व कार्यकर्ता बताई जा रही है। ममता बनर्जी ने सुष्मिता देव को कांग्रेस छोड़ने के लिए दिया इनाम। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सुष्मिता देव को अब राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ट्विटर के जरिए सुष्मिता देव के नामांकन की सूचना दी गई है, जिसमें लिखा गया है, महिलाओं को सशक्त करने और राजनीति में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का ममता बनर्जी का विजन हमारे समाज को और अधिक हासिल करने में मदद करेगा। I want to thank my
leader Mamata Bandyopadhyay. It is I'm very overwhelmed by the opportunity she's given me, and apart from that, she has given a message about women empowerment. तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के पहले सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उन्होंने इसी वर्ष 16 अगस्त को इस्तीफा दिया था। लोगों की जान आफत में डाल रहे हैं मुंबई की सड़कों पर बने गड्ढे। ये गड्ढे आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। इस सीसीटीवी वीडियो को गौर से देखिएगा। सड़क से गुजर रहा ऑटो रिक्शा वाला गड्ढे से गुजरते हुए कुछ लड़खड़ाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। लेकिन उसके पीछे आ रहा बाइक वाला गड्ढे में फंसकर गिर जाता है। आसपास के लोग उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं। ये कल्याण डोंबिवली इलाके में कल रात का सीसीटीवी वीडियो है। रात के वक्त सड़क से गुजरने वाले वाहन इन गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। महापालिका इन गड्ढों को मिट्टी और पत्थरों से भरती है, लेकिन इस बार मानसून की बारिश से फिर से गड्ढे बन गए। प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर के साथ मिलकर करेंगे संसद टीवी की लॉन्चिंग। राज्यसभा और लोकसभा दोनों चैनलों को मिलाकर संसद टीवी लॉन्च किया जा रहा है। अब तक आप लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को अलग अलग चैनल के तौर पर जानते और देखते रहे हैं, लेकिन 15 सितंबर को दोनों चैनलों को एक करके संसद टीवी लॉन्च हो रहा है। इसकी लॉन्चिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ करेंगे। ये समारोह 15 सितंबर को शाम 6 बजे संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में होगा। इसी साल फरवरी 2021 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के मर्जर का फैसला किया गया था। उसके अगले ही महीने यानी कि मार्च 2021 में संसद टीवी के सीईओ की नियुक्ति की गई थी। एक करीबी को कोरोना हुआ तो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए पुतिन। रूस में रोजाना करीब 17 से 18 हजार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संक्रमण के डर से आइसोलेशन में चले गए हैं। अपने एक करीबी के कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। पुतिन के प्रवक्ता के मुताबिक उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभी अप्रैल में पुतिन ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। एक दिन पहले ही सोमवार को पुतिन ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अभी ये नहीं बताया गया है कि पुतिन कितने समय तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। रूस में इस समय कोरोना का भयानक प्रकोप है। रूस में रोजाना 18,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं रोज 800 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना के नए संक्रमण से घबराए चीन ने अपने एक प्रांत में लगा दिया है सख्त लॉकडाउन। चीन ने वहां आने जाने पर कड़ा पहरा लगा दिया है। बाजार और रिहायशी इलाके पूरी तरह से बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक गायब है। एक्सप्रेसवे से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। युद्ध स्तर पर लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। ये चीन के फुजियान प्रांत की तस्वीर है, जहां चीन ने कड़ा लॉकडाउन लगा दिया है। सोमवार को यहां कोरोना संक्रमण के 59 नए केस मिलने के बाद ये सख्ती बढ़ती जाने लगी है। फुजियान प्रांत के अकेले पुतियान शहर में 24 नए केस आए हैं। इसे डेल्टा वेरिएंट माना जा रहा है। चीन ने कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद इस प्रांत के लोगों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी शहर छोड़कर ना जाए। भारत में बनी कोवैक्सीन को अभी भी WHO से मंजूरी का इंतजार। सरकार को उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक उसे WHO से मान्यता मिल जाएगी। कोरोना से लड़ने के लिए भारत में बनी भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन को मान्यता देने के मामले में WHO अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल को भरोसा है कि कुछ ही दिनों के भीतर इस मामले में सकारात्मक नतीजा आएगा। And we are looking forward to incorporating this vaccine into the national COVID-19 vaccination program very soon. भारत की कंपनी जायडस कैडिला बच्चों की कोरोना वैक्सीन लेकर आ रही है। इसकी कीमत को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। अलीगढ़ से पीएम मोदी ने शुरू किया यूपी में चुनावी अभियान। मोदी बोले, योगी राज में बेटियां सुरक्षित हुई। योगी ने गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पहले
यहाँ किस तरह के घोटाले होते थे, जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था। लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। आज की रैली में मोदी ने योगी राज के कामकाज की तारीफ की और पिछली सरकारों को जमकर कोसा। एक तरह से अलीगढ़ की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा तय कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जो अलीगढ़ सालों से घर दुकानों की रक्षा करता था, वही अलीगढ़ अब देश की सीमाओं की रक्षा का काम करेगा। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के अलावा डिफेंस कॉरिडोर की भी शुरुआत की। ये तस्वीरें तभी की हैं। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन के दौरान जाट, ओबीसी वोटर और किसानों को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों का भी जिक्र किया। अलीगढ़ के दौरे से पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी में वोटों को साधने की कोशिश की है। उनकी नजर जाट और ओबीसी वोटर्स पर है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का वोट बैंक कमजोर होने का डर है, इसीलिए जाटों को लुभाने के लिए राजा महेंद्र सिंह पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी ने 100 सीटों पर फोकस किया है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आज की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद कर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वोटर्स को सीधा संदेश दिया। आज के इस दौरे के बाद से यूपी में बीजेपी का चुनाव अभियान और तेज हो गया है। मोदी के यूपी दौरे पर बरसा विपक्ष। अखिलेश ने यूनिवर्सिटी के शिलान्यास को बताया ढोंग, तो ओवैसी ने योगी सरकार के कोरोना रोकने के दावों पर उठाए सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। साफ है कि हर मुद्दे पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, यह लड़ाई और तेज होती जाएगी। अलीगढ़ की जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भरी हुंकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 1 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया। 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों का अनवरत चलाया गया। योगी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को भी मंच से जवाब देने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। सीएम योगी ने ये ऐलान भी किया कि सहारनपुर में महारानी के नाम से भी एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। ईंधन की ऊंची कीमतों ने बढ़ा दी थोक महंगाई दर। अगस्त के महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39% हो गई। थोक महंगाई के मोर्चे पर कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। जुलाई के महीने में जो थोक महंगाई दर 11.16% थी, वो अगस्त महीने में बढ़कर 11.39% हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी वजह भी बताई है। मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक ईंधन के दामों और मैन्युफैक्चर्ड आइटम की लागत में इजाफा होने से थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। थोक महंगाई सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब
उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं। मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो में आपको एक कार दिखेगी जिसे क्रेन की मदद से पानी में से निकाला जा रहा है। देखिए कैसे क्रेन से कार को ऊपर हवा में पुल तक उठाया गया। तस्वीरें बता रही है कि गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ ने कैसे बर्बादी मचाई है। तेज बारिश के बाद गुजरात के बांधों पर दबाव बढ़ गया है। जूनागढ़ के बाखरवाड़ बांध में पानी का लेवल खतरे के निशान के पास है। बंध से सटे इलाकों से लोगों को हटने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के ज्यादातर जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। जूनागढ़ में कुछ ही घंटों में 6 इंच बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। गुजरात के राजकोट में भी बारिश से बुरा हाल है। रिहायशी इलाकों में जैसे बाढ़ आ गई। कई जगह पर छोटे तटीय बंद बाढ़ के पानी में बह गए हैं। राजकोट के लोधिका की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा। मंदिर घर सब डूब चुके हैं। डूबना ही नहीं बल्कि पानी यहाँ और तेज रफ्तार से बढ़ता दिख रहा है। राजकोट के लोधिका की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ आपको पानी की गर्जना सुनाई देगी। इस पानी ने यहाँ एक छोटे बांध को तोड़ दिया, जिसकी वजह से आसपास के गांवों और दूसरे रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वैसे तो गुजरात में पूरे राजकोट में बारिश से बुरा हाल है, लेकिन लोधिका तहसील में सबसे ज्यादा बारिश हुई, इसलिए यहाँ बर्बादी भी ज्यादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।